सो जो हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन सीरीज है उसमें सीक्वेंशियल रिएक्शन सेकंड, एक सीक्वेंशियल रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड सीक्वेंशियल रिएक्शन, इसमें ऑलमोस्ट 26 रिएक्शंस है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 26 रिएक्शंस है। और जैसा मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस भी शेयर करना शुरू किया है मैंने। सो बेसिकली आगे के जो भी सीक्वेंशियल रिएक्शंस होंगे उससे आपके रिएजेंट की प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी और कुछ कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें भी वहाँ पे हम लोग डिस्कशन में यूज करते चले जाएंगे। सो हम लोग डिस्कशन करते हैं सॉल्यूशन का। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं होंगे अपने रिलेवेंट टॉपिक से आप एसोसिएट करके आराम से सीख सकते हैं या फिर सोच सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि सब लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट किया हुआ है। सो अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट किया हुआ है तभी आप इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। बिना कंप्लीशन के इस चीज़ को फॉलो कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब इसके थ्रू आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। ये प्रॉपर रिवीजन के पर्पस का है। पहला चीज़, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड दे रखा, एसिटिक एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे। सो NaOH बेस है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है। सो ऑब्वियस बात हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एसिड बेस रिएक्शन होगा। जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में H+ हटेगा, सॉल्ट CH3CONA और वाटर बनेगा। क्योंकि बेस इस बार OH- है इसलिए सॉल्ट प्लस वाटर है। बट ये ध्यान रखना है एसिड प्लस बेस हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर नहीं बनाता। अलग अलग टाइप के एसिड्स हैं, अलग अलग टाइप के बेसिस हैं, उसके हिसाब से हम लोग रिएक्शन डिसाइड करते हैं। तो पहले वाले केस में कार्बोक्सिलेट सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर हम लोग सेकंड स्टेप में करंट डाल रहे हैं। करंट से एसोसिएटेड पूरे अपने सिलेबस में एक ही रिएक्शन है, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे हम लोग प्रोडक्ट बनाते वक्त बेसिकली जो CO पार्ट है इसको हटाएंगे, रेडिकल के थ्रू रिएक्शन करते हैं हम लोग, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ऐसा ही दूसरा एक और यूनिट हम लोग लेके काम कर लेंगे। दोनों के दोनों कार्बन चेन आपस में अटैच होंगे, डाइमर का फॉर्मेशन होगा, मतलब प्रोडक्ट में CH3 के साथ CH3। जहां भी हाइड्रोजन है उसको मैं हटा करके चल रहा हूँ, मतलब टाइम नहीं खराब करेंगे हम लोग, सिर्फ कार्बन के स्केलेटन की बात करेंगे। थर्ड रिएक्शन में Cl2 के साथ H दे रखा, मतलब हेलोजनेशन रिएक्शन है। और हेलोजनेशन में किसी भी एक कार्बन पे H हटेगा और क्लोरीन अटैच होगा। H होना मस्ट कंडीशन है, तभी हम लोग क्लोरीन की बात कर सकते हैं। सो A, B, C। फिर NaOH अल्काइल हैलाइड दे रखा, इसका रिएक्शन अगर NaOH के साथ कराएंगे मतलब SN2 रिएक्शन का बेसिक सा केस है। OH- क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा एंड जहाँ पे क्लोरीन है वहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। नाम भी याद रखते जाओ, जहाँ जहाँ पे नाम बताया वो सारे नाम भी मालूम होना चाहिए। TSCl बेसिकली पारा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन में CH3, दिस इज टोल्यूइन। इसमें अगर हम लोग S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड Cl अटैच करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज पारा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। उसी को हम लोग सिंपली टोसाइल क्लोराइड भी बोला करते हैं। और टोसाइल क्लोराइड वाले पार्ट को हम लोग TSCl से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लोग इसका अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो H और Cl हटेगा और बेसिकली ऑक्सीजन सीधा सल्फर से अटैच होगा। सो जिन लोगों को इस तरीके से बॉक्स में प्रोडक्ट बनाना नहीं आता वो थोड़ा सीख सकते हैं। बॉक्स में जो ग्रुप को हटाना है हटा लो और बचे हुए ग्रुप को आपस में अटैच कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट में H हटेगा एंड वहाँ पे TS बेसिकली टोसाइलेट ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। OTS लिख सकते हैं हम लोग, OTS मतलब टोसाइलेट ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, आराम से न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करने पे हट जाएगा। हम लोग NaBr डाल रहे हैं, तो NaBr Na+ और Br- बनाएगा। टोसाइल ग्रुप आराम से हटने की टेंडेंसी में होता है, मतलब फिर से SN2 रिएक्शन दिख रहा है, बस इस बार न्यूक्लियोफाइल Br- है और OTS- विल बी द लिविंग ग्रुप। सो जो हम लोग का स्ट्रक्चर F है इसमें हम लोग कार्बन के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप को डाल के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो स्ट्रक्चर F तो हम लोगों को समझ में आ गया क्या है। इसके आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा नीचे जगह बना लेते हैं। सो F वाले पार्ट से दो प्रोडक्ट बनता दिख रहा है, एक G बन रहा है और दूसरा H बन रहा है। सो हम लोग पहले H का डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे लूप क्लोज हो रहा है बेसिकली। सो H वाले पार्ट में AgF के साथ H2O, बेसिकली अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराएंगे, ये हम लोग का एक नेम्ड रिएक्शन है जो शायद आपको याद होगा। इसको हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड में यूज किया करते हैं, स्वार्ज रिएक्शन। एक नेम रिएक्शन स्वार्ज रिएक्शन है, दूसरा फिंगलस्टाइन रिएक्शन है। तो नॉर्मली SN1 मैकेनिज्म होना चाहिए, बट डिपेंड करता है कार्बन चेन कैसा है। कार्बन चेन बहुत ही छोटा सा है,
इथाइल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन, मतलब SN2 ही होगा यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है नॉर्मली, बट एनीवे SN1 हो SN2 हो, इस बार प्रोडक्ट तो सेम ही बनना है। जहाँ पे ब्रोमीन है वहाँ पे फ्लोरीन अटैच हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। सो H वाले पार्ट में कार्बन वाले पोजीशन पे फ्लोरीन ग्रुप डाल सकते हैं। इसके आगे फिर हम लोग F से Na एसीटोन का रिएक्शन करा रहे हैं। फिर से वही नेम्ड रिएक्शन है। इस नेम्ड रिएक्शन वाले पार्ट को हम लोग फिंकलस्टाइन रिएक्शन बोला करते हैं। मतलब हैलोजन एक्सचेंज मेथड में दो मेथड होते हैं, एक स्वार्च रिएक्शन और दूसरा फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन जो बोलना है वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं। सो फिंकलस्टाइन रिएक्शन में NaI बेसिकली फिर से हैलोजन एक्सचेंज में ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा, दिस इज SN2 रिएक्शन, और 1 डिग्री कार्बन भी है, सो SN2 रिएक्शन वैसे भी होना चाहिए। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो प्रोडक्ट G है, यहाँ पे हम लोग आराम से 2 कार्बन पे ब्रोमीन की जगह आयोडीन लगा सकते हैं। फिर हम लोग NaCN का रिएक्शन करा रहे हैं, इसमें Na प्लस और Cn माइनस मिलेगा। एक चीज याद रखना है, NaCN आयनिक कंपाउंड है, सो यहाँ Cn माइनस मिलता है और Cn माइनस में कार्बन विल बी द डोनर एटम। फिर इसके जगह AgCN होता, तो AgCN वाले पार्ट में हम लोग के पास कार्बन माइनस नहीं मिलता, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम होता। ये हम लोग एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के केस में कंसिडर किया करते हैं। जब कार्बन डोनर एटम होगा तो साइनाइड बनेगा प्रोडक्ट, जब नाइट्रोजन डोनर एटम होगा तो आइसोसाइनाइड विल बी द प्रोडक्ट। तो आई वाले पार्ट में अपने प्रोडक्ट में जहाँ पे आयोडीन है वहाँ पे हम लोग साइनाइड ग्रुप मतलब CN को अटैच करके प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम लोग का IUPAC नोमेनक्लेचर में नाइट्राइल होता है, 3 का कार्बन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, प्रोपेन नाइट्राइल पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। साइनाइड को अगर हम लोग H3O+ में डालते हैं तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है। जिनको हाइड्रोलिसिस याद है बहुत अच्छी बात है, जितने कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है सबको ब्रेक करो, कार्बन पे उतने ही OH ग्रुप अटैच होंगे और नाइट्रोजन पे उतने ही H ग्रुप अटैच होंगे। सो बेसिकली प्रोडक्ट में एक तो NH3 मिलेगा और दूसरा एक कार्बन पे 2 H ग्रुप अनस्टेबल होता है, यहाँ से H2O हटा के हम लोग C डबल बॉन्ड O एंड OH कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो जो साइनाइड का कार्बन है उसको इंक्लूड करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में 3 का कार्बन चेन था, बट नाइट्रोजन हटके कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हम लोग के हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड का छोटा सा केस होता है। फिर इसके बाद हम लोग LiLH4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। LiLH4 बेसिकली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, नॉर्मली फंक्शनल ग्रुप को अल्कोहल तक रिड्यूस कर देगा। सो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग अगर LiLH4 में डालते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में, तो हम लोग के फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन होगा। प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन या प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। सो अपने स्ट्रक्चर में हम लोग के पास इस बार प्रोपेन 1 ऑल के साथ साथ H2SO4 के साथ हीटिंग रखा। H+ के साथ हीटिंग बेसिकली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का केस है। वैसे तो इवन एलिमिनेशन है, बट यहाँ पे इवन कराओ E2 कराओ कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, हीटिंग में हम लोग इवन ही कराएंगे। कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंजमेंट चेक करना है, फिर हाइड्रोजन एलिमिनेशन कराना है। खैर यहाँ तो खैर बहुत इजी केस है, OH हटा लो, बगल वाले से H हटा लो, क्योंकि रीअरेंजमेंट कराने पे भी कुछ नया निकल के नहीं आना है। बट सो यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बेसिकली प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। पोजीशन देने की जरूरत नहीं है नोमेनक्लेचर में, क्योंकि एक ही पोजीशन ही है डबल बॉन्ड का। सो प्रोपीन 1 इन बोलो, 1 प्रोपीन बोलो या सिंपली प्रोपीन बोलो, यही निकल के आएगा। फिर हम लोग ब्रोमीन के साथ CCl4 डाल रहे हैं। सो यहाँ Br2 होना चाहिए, Br2 के साथ CCl4 डाल रहे हैं। Br2 के साथ CCl4 मतलब अल्कीन के ऊपर हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बेसिकली एक ब्रोमोनियम आयन टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता था। फिर दूसरा जो ब्रोमीन है ये एंटी एडिशन के थ्रू फिर अटैच होता था एंड बगल वाले कार्बन के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप का अटैचमेंट हो जाता था। सो बेसिकली विस्नल डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है, इसीलिए ब्रोमीन ग्रुप कहीं रीअरेंजमेंट में नहीं जाएगा, एंटी एडिशन का केस है। तभी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में
जो स्टीरियो केमिस्ट्री उसके पार्ट को भी इंक्लूड करेंगे। अभी हम लोग पहले रिएजेंट सॉल्विंग करते हैं। सो पहले रिएजेंट प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट, ऐसा फेज बाय फेज हम लोग हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक सवाल हो सकता है कि सर एंटी एडिशन है तो ब्रोमीन नीचे होना चाहिए ना। बेसिकली 2D स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। 3D होता है तो फिर हम लोग बात करते हैं। सो ऊपर लिख लो ब्रोमीन, नीचे लिख लो, हॉरिजॉन्टल लिख लो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। सो बगल वाले कार्बन पे ब्रोमीन अटैच हो गया। फिर एल्कोहलिक NaNH2 के साथ हीटिंग 2 मोल। एल्कोहलिक NaNH2 मतलब फिर से हम लोग E2 एलिमिनेशन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की बात कर रहे हैं। इस बार अल्कीन बनेगा, फिर अल्काइन बनेगा। एक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, एल्कोहलिक KOH केवल अल्कीन तक एलिमिनेशन करा सकता है। अगर आपको अल्काइन तक का फॉर्मेशन कराना है तो NaNH2 होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए। सो बेसिकली प्रोडक्ट बनाना इजी है। ब्रोमीन हटेगा और उसके बगल वाले कार्बन से H हटेगा, फिर उसके बाद जो दूसरा ब्रोमीन है ये भी हटेगा, उसके बगल वाले कार्बन से H हटेगा। एक मिनट, ब्रोमीन हटेगा, ब्रोमीन हटेगा और उसके बगल वाले कार्बन से H हटेगा। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में 2 इक्विवेलेंट है, एक एल्कोहलिक NaNH2 एक ब्रोमीन H को हटाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। दूसरा एल्कोहलिक NaNH2 दूसरे H और ब्रोमीन को हटाएगा। सो अपने प्रोडक्ट में हम लोग आराम से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड C मतलब अल्काइन का फॉर्मेशन होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, मतलब ये N ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में, दिस इज L, H2O के साथ H प्लस का एडिशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4। HgSO4 दे रखा होता या Hg2 प्लस दे रखा होता, बेसिकली Hg2 प्लस चाहिए हम लोगों को। वाटर का एडिशन थोड़ा मुश्किल होता है अल्कीन में, सो इसीलिए हम लोग कैटलिस्ट H प्लस यूज करते हैं। लेकिन अल्काइन और भी लेस रिएक्टिव यूनिट है, क्योंकि जब अल्कीन से आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज नॉर्मल अल्कीन पे बनेगा। अल्काइन पे अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराएंगे तो डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जो कि बहुत ही लेस स्टेबल है। सो डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल है, मतलब ये जल्दी बनना नहीं चाहेगा। सो अल्काइन से ये प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट बनना ही नहीं चाह रहा है जल्दी। इसका मतलब अल्काइन इज लेस रिएक्टिव देन अल्कीन। क्योंकि अल्काइन की रिएक्टिविटी लोअर होती है तो इसीलिए अल्काइन के केस में हम लोगों को केवल H प्लस दे के काम नहीं चलाना है, उसमें दूसरा कैटलिस्ट Hg2 प्लस भी इंट्रोड्यूस करना होता है। सो अल्काइन के केस में H प्लस एंड Hg2 प्लस ये दोनों के दोनों एज अ कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस रहते हैं, ये मालूम रखना होता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बहुत बेसिक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, जो पाई बॉन्ड है उसमें से 3 में से कोई एक पाई बॉन्ड हटा लेते हैं और एक पे H ऐड होगा, और जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा वहां पे OH ऐड होना चाहिए। सो आराम से डबल बॉन्ड कार्बन के साथ OH का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे इनॉल का स्ट्रक्चर है, अल्कीन के ऊपर OH, दिस इज इनॉल। इसका मतलब ये पार्ट अपने आप को टॉटमराइज करके हम लोग कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो हम लोग का जो O वाला स्ट्रक्चर है दैट इज एसीटोन। इसके बाद फिर हम लोग जब आगे मूव करेंगे एसीटोन के स्ट्रक्चर के आगे, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक मिनट, सो एसीटोन का स्ट्रक्चर तो हम लोग का बिल्ड हो गया। एसीटोन के स्ट्रक्चर में हम लोग NaBH4 डाल रहे हैं। NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करा देता है, असाइल हैलाइड का रिडक्शन कराता है। सो बेसिकली BH4 माइनस और Na प्लस मिलेगा। ये BH4 माइनस BH3 और H माइनस में कन्वर्ट हुआ। H माइनस मतलब हाइड्राइड की बात कर रहे हैं। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का केस है, मतलब जैसे ग्रिग्नार्ड रीजन का केस होता है एग्जैक्टली इसी तरीके से हम लोग H माइनस को कार्बोनिल कार्बन पे ऐड कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज बनेगा उस पर H का एडिशन करा सकते हैं। तो अपने प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का केस है, जो H है वो कार्बन पे अटैच होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट कर लो, मतलब प्रोपेन 2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो हम लोग का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें प्रोपेन 2 का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। इसके अगले केस में PCl3 दे रखा। सो PCl3 में OH की जगह पे क्लोरीन ग्रुप आ जाया करता है। सो हम लोग के पास 3 का कार्बन चेन है, जहाँ पे OH ग्रुप है वहाँ पे क्लोरीन डाल देंगे। बेसिकली अल्कोहल को अगर हलाइड में कन्वर्ट करना तो PCl3, PCl5 और SOCl2 ले सकते हैं। नॉर्मली SN2 रिएक्शन होता है, बट अगर SOCl2 के साथ हीटिंग दे रखा तो वहाँ पे SNI मैकेनिज्म होता है, जहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है।
Q के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो इसका रिएक्शन बेंजीन के साथ है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। सो बेंजीन का रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन वाले पार्ट में क्लोरीन हटेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा और बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज अटैच होगा। रीअरेंजमेंट चेक करना है, ऑल्दो यहाँ रीअरेंजमेंट का कोई केस है नहीं, सो बहुत ही बेसिक सा केस है। बेंजीन वाले पार्ट पे हम लोगों का एक कार्बन, इसके ऊपर 2 कार्बन अटैच्ड है। सो अगर आप ढंग से इस स्ट्रक्चर को देखो, सो यहाँ पे हम लोग क्यूमीन की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्यूमीन मॉलिक्यूल लेकर के चल रहे हैं। कॉमन नेम थोड़ा याद रखना पड़ेगा हम लोग को, पहला चीज। सो आर विल बी क्यूमीन। इसके बाद हम लोग O3 के साथ HNu के अलावा हम लोग नेक्स्ट स्टेप में H3O+ लेके चल रहे हैं। ये आपको याद होना चाहिए। क्यूमीन का रिएक्शन अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ करते हैं, और सॉरी O2 के साथ HNu अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यही हम लोगों के फिनॉल के प्रिपरेशन का भी मेथड है। मतलब बेसिकली एक तो फिनॉल का प्रिपरेशन होता है और दूसरा एसीटोन का प्रिपरेशन होता है। जो ऊपर वाला यूनिट है कार्बन का, यहाँ से एसीटोन बनेगा और कार्बन के मतलब बेंजीन वाले पार्ट पे OH को ऐड करके हम लोग फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो फिनॉल एंड एसीटोन दोनों का फॉर्मेशन होगा। इसमें 2 प्रोडक्ट दिए भी हैं, T+S। कौन सा पार्ट क्यूमीन, कौन सा पार्ट एसीटोन है, कौन सा पार्ट फिनॉल है, ये डिसीजन करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बेसिकली। एक बार देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। बोला है T gives positive 2,4 DNP test. So 2,4 DNP test, this is the identification test of aldehyde and ketones. एल्डिहाइड कीटोन्स को किसी भी कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग 2,4 DNP टेस्ट बोलते हैं। एंड जब हम लोग 2,4 DNP टेस्ट लेके आएंगे, सो बेसिकली जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज येलो इन कलर। प्रोडक्ट इज अ येलो प्रिसिपिटेट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सीखने को मिला होगा। एल्डिहाइड कीटोन में एक टेबल में एनसीईआरटी में नाइट्रोजन डेरिवेटिव या अमोनिया डेरिवेटिव दे रखे हैं, उसमें 2,4 DNP दे रखा है बेसिकली, उसी को हम लोग 2,4 DNP टेस्ट भी बोलते हैं। हम लोग आगे जब सीक्वेंशियल रिएक्शन फॉलो करेंगे और भी, तब उसमें इसके रिएक्शंस को भी हम लोग कवर कर लेंगे। राइट, प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने अभी देख लिया, आगे प्रॉपर्टी भी देखते जाएंगे कभी कभी, और रिएक्शंस में प्रोडक्ट को भी हम लोग फॉलो करेंगे। सो जो टी पार्ट है ये हम लोग का एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए। मतलब टी वाले पार्ट को हम लोग सीधा यहाँ से रिलेट कर सकते हैं और एस वाला पार्ट हम लोग का फिनॉल निकल के आएगा। इसके बाद हम लोग टी का रिएक्शन करा रहे हैं और एस का भी रिएक्शन करा रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा और थोड़ा यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। सो एक तो ये S से प्रोडक्ट U बन रहा और दूसरा T वाले पार्ट से कुछ और बन रहा है। चलो ठीक है, पहले U देख लेते हैं। S इज फिनॉल, उसका रिएक्शन हम लोग CH3O S डबल बॉन्ड O OCH3 के साथ करा रहे हैं। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों का जो फिनॉल का यूनिट है PHOH, ये ऑक्सीजन वाला पार्ट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके सिंपल SN2 रिएक्शन करता है। मतलब ये रिएजेंट नॉर्मली हम लोग याद नहीं रखा करते हैं, इस रिएजेंट को आपको पार्टिकुलरली ध्यान रखना है, मिस कर देते हैं हम लोग इस रिएजेंट को। सो सिंपल SN2 रिएक्शन का केस होगा। ऑक्सीजन कार्बन पे SN2 रिएक्शन करके लिविंग ग्रुप को हटाएगा, काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है सारा। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में पहले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा बेंजीन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर CH3, बट ऑक्सीजन पे एक H भी प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। ये मान के चल रहा हूँ मैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता होंगे। तो यहाँ से H हटेगा, H+ के फॉर्मेट में पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके हम लोग फिर फाइनली एनिसोल का फॉर्मेशन करेंगे। सब जब बेंजीन रिंग पे OCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज एनिसोल, कॉमन नेम। ये रिएजेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस सेंस में क्योंकि हम लोग इसे भूल जाया करते हैं, तो इसलिए इसको याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। अब चलते हैं हम लोग टी वाले पार्ट पे। सो टी से या एसीटोन वाले पार्ट से मैं एसीटोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका रिएक्शन CH3MgBr के साथ करा रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का बेसिक सा केस है, कार्बोनिल कार्बन पे CH3 ऐड होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट करना है। मतलब अपने V वाले ऑप्शन में कार्बोनिल कार्बन पे CH3 ऐड होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट किया, सो टर्शरी ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग अगले रिएजेंट की बात करें, अगर नीचे स्पेस क्रिएट कर लेता हूं मैं।
सो अगर हम लोग अगले रिएजेंट की बात करें Al2O3 के साथ हीटिंग, Al2O3 के साथ हीटिंग बेसिकली जब हम लोग अल्कोहल का डिहाइड्रेशन डिस्कस करते हैं तो उसमें दो तरह का मैकेनिज्म होता है डिहाइड्रेशन में, E1 मैकेनिज्म एंड E2 मैकेनिज्म। अगर बल्कियर एसिड्स के साथ हीटिंग दे रखा, बल्कियर एसिड मतलब कहीं से भी H+ आ रखा हो बल्कियर एसिड से, H2SO4 या फिर H3PO4 या फिर HClO4, बल्कियर एसिड्स के साथ अगर हम लोग हीटिंग यूज करेंगे तो इस केस में E1 एलिमिनेशन होगा। और अगर हम लोग ऑक्साइड्स वगैरह यूज करते हैं P2O3, P2O5, P4O10, Al2O3, थोरियम ऑक्साइड, B2S6 भी होता है, B2S6, POCl3, इस तरह के अगर कंपाउंड्स यूज करते हैं तो इन सब में डिहाइड्रेशन तो होता है बट E2 एलिमिनेशन के थ्रू होता है। ऑल्दो यहाँ देख के ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है कि E1 एलिमिनेशन कराना है कि E2 एलिमिनेशन कराना है, दोनों ही चीज़ें सेम है। बेसिकली OH हटेगा और एक ही जगह पे डबल बॉन्ड आता दिख रहा। सो कार्बन के साथ कार्बन या डबल बॉन्ड कार्बन ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे OH ग्रुप था, OH हटेगा, H हटेगा, रहेगा तो E2 एलिमिनेशन, बट यहाँ पे डिहाइड्रेशन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं HCl के साथ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पार्ट है। पहले कार्बोकटायन बनाना होता है और कार्बोकटायन बना के ये देखना होता है कि कार्बोकटायन कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। सो अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, इधर ये कार्बोकटायन बनेगा जब बाहर H अटैच होगा, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये सब मान के चलो कि आप लोगों को पता होगा बट एक बार रिकैप करा रहा हूँ मैं। बाहर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज तो लेस स्टेबल है, मतलब ये नहीं बनेगा। सीक्वेंशियल रिएक्शन में हम लोग हमेशा मेजर प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट लेके चलेंगे। सो पॉजिटिव चार्ज जहाँ ज़्यादा स्टेबल है यहीं पे न्यूक्लियोफाइल Cl- ऐड होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएगा। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं C और बीच वाले कार्बन पे Cl, ये हम लोग X निकल गया। फिर हम लोग C2H5OH की बात कर रहे हैं। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग एक ऐसे कंपाउंड के साथ करा रहे हैं जो खुद भी एक मीडियम के जैसा बिहेव कर सकता है या एक सॉल्वेंट के जैसा बिहेव कर सकता है, मतलब सॉल्वोलिसिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जब भी ये वर्ड सॉल्वोलिसिस समझ में आया सो इन जनरल हम लोग SN1 रिएक्शन की बात करते हैं। सॉल्वोलिसिस को SN1 बोला ही जाता है, सॉल्वेंट खुद ही रिएक्टेंट के जैसा बिहेव करेगा। सो सॉल्वोलिसिस में जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वाला पार्ट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा और पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पहले क्लोरीन हटेगा, सॉरी SN2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे SN1 होता है, शायद बोला था मैंने SN1 बट सो पहले क्लोरीन हटेगा, पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट आएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज बनाओ रीअरेंजमेंट चेक करो, रीअरेंजमेंट दिख नहीं रहा। सो जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड करके हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो पहले C2H5OH ऐड होगा और वहां से लास्ट स्टेप में H+ हटेगा। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोगों को, ये हम लोग का प्रोडक्ट हमेशा इस तरीके से बनेगा। चलो ऊपर मैं कार्बन कर लेता हूँ, O के साथ C2H5, तो प्रोडक्ट हमेशा ये बनेगा पहले और फिर इसके बाद H+ को हटाकर हम लोग कंपाउंड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सो बेसिकली प्रोडक्ट ये बनने वाला है। लेकिन नॉर्मली हम लोग सीधा ये प्रोडक्ट याद रखा करते हैं। जब भी कभी एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम का केस आएगा, सो एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम में आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि बीच में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला भी एक इंटरमीडिएट टाइप का स्ट्रक्चर आया ही आया है। इसके बाद HI के साथ रिएक्शन है जिसमें बोला है Z मोल्स ऑफ HI कंज्यूम्ड। सो ये भी एक स्टैंडर्ड केस होता है नॉर्मली ईथर के रिएक्शन में। हम लोग ईथर का जब रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस हो सकता है या फिर नॉर्मली HX के साथ रिएक्शन या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन। सो इन जनरल ऑक्सीजन पे H अटैच होता है, दोनों में से किसी एक बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करके वहाँ पे आयोडीन अटैच करते हैं। सो डिपेंड करता है कि SN1 होगा SN2 होगा, बट सवाल में Z मोल्स ऑफ HI कंज्यूम्ड बोला। बेसिकली जितने भी ऑक्सीजन से अटैच्ड कार्बन चेन है जिसपे SN1 या SN2 करा सकते हैं उनके बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करके प्रोडक्ट बनाएंगे। सो लेफ्ट वाले साइड पे SN1 पॉसिबल है, राइट वाले साइड पे SN2 पॉसिबल है, मतलब दोनों ही बॉन्ड ब्रेक होंगे। जब दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे इसका मतलब 2 मोल HI कंज्यूम होगा। कैसे होगा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। अगर राइट साइड का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फिर SN2 रिएक्शन होगा, C2H5 पे हम लोग आयोडीन अटैच करेंगे। सो बेसिकली शुरुआत में ऑक्सीजन पे एक H अटैच हुआ HI के तरफ से और फिर बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन पे आयोडीन अटैच हुआ, मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग के 3 डिग्री कार्बन की तरफ से OH आएगा और C2H5 वाले पार्ट की तरफ से आयोडीन आ जाएगा।
अब अल्कोहल दे रखा और अल्कोहल पे हम लोग फर्दर रिएक्शन करा सकते हैं चाय वाले पार्ट का। सो बेसिकली ऑक्सीजन पे H अटैच होगा, 3 डिग्री कार्बन है, काफी स्टेबल कार्बोकेटायन है, बॉन्ड को ब्रेक करके पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे और रीअरेंजमेंट अगर होता है तब तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर वहीं पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल ऐड करके आयोडीन प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो पहले एक H अटैच हुआ HI की तरफ से, फिर आयोडीन अटैच हुआ। बेसिकली 1 मोल हम लोग शुरुआत में एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए डाले थे और लास्ट में एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। बट इतना लंबा प्रोडक्ट बना के नॉर्मली चेक नहीं करेंगे, बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट बन क्या रहा है, क्योंकि कुछ केसेस हैं जहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट फर्दर कुछ रिएक्शन कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा प्रोडक्ट का दिमाग रखना है ध्यान में। सो बेसिकली ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन पे H अटैच हुआ, बॉन्ड ब्रेक किया, आयोडीन अटैच हुआ, एक HI यहाँ खत्म हो गया। फिर ऑक्सीजन पे H अटैच हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन पे आयोडीन अटैच हुआ, दूसरा HI इधर खत्म हुआ। प्रोडक्ट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्काइल लाइट दिख रहा, मतलब फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगा। सो बेसिकली 2 मोल HI कंज्यूम होगा। सो Z विल बी इक्वल टू 2, ऐसा आराम से हम लोग बोल सकते हैं। ये हम लोग का सीक्वेंशियल रिएक्शन 2 का पार्ट था। कल हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन 3 बनाएंगे। सो पहले मैं एक छोटा सा वीडियो और उसके कमेंट बॉक्स में आपके पास एक इमेज भी होगा जहाँ पे क्वेश्चन दे रखा होगा। तो पहले तो क्वेश्चन आएगा सुबह के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे, क्वेश्चन को ट्राई करो, नोट्स कॉपी उठा करके ट्राई करना, मतलब रिएजेंट याद रख पाना आसान नहीं है। तो सिंपल सा केस होगा कि आप रिएजेंट अपने नोट्स कॉपी में पलट पलट के देखते जाओ एंड उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना करके आगे बढ़ते जाओ। जब हम लोग इस सीक्वेंशियल एक्शन को थोड़ा बढ़ाना शुरू करेंगे तो 6-7 सीक्वेंशियल एक्शन होते होते मोस्टली आपको रिएजेंट्स याद होने लग जाएंगे। सो उसके बाद फिर कुछ कुछ रिएजेंट्स, कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम लोग ऐड करना शुरू करेंगे जो आपके दिमाग से हमेशा निकलता है। सो अभी पहला पर्पस हम लोग को रिएजेंट को प्रैक्टिस करना, मतलब रिएजेंट क्या करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर सेकंड फेज आएगा हर एक रिएजेंट के स्पेसिफिक कुछ सवाल। सो इसी क्वेश्चन में रिएजेंट से स्पेसिफिक क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं, कौन सा मैकेनिज्म है, स्टीरियो केमिस्ट्री पे क्या कमेंट कर सकते हैं, इस तरह की चीजों को सीक्वेंशियल रिएक्शन में हम लोग एसोसिएट करते चले जाएंगे ताकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म से एसोसिएटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस होती चले जाए। सो ये हम लोग के आज का पार्ट था। कल के सीक्वेंशियल रिएक्शन में हम लोग वापस से मिलते हैं।